नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। लास्ट क्लास में यानी कि जब हमारा जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं चाहूँगा कि मैं अगली वीडियो जो लेकर के आऊँ वो सभी ट्रेड्स के लिए जो वैकेंसी की मैं बात कर रहा था। जी हाँ साथियों, आपका इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आपको करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। देखिए, ये बिल्कुल आज ही का नोटिफिकेशन है। आप देख रहे हैं तारीख 11/3/2024 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो है आज दिनांक 11/3/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप इस साइट पर जा करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, RSMSSB। इस साइट पर अगर आप जाएंगे और ये डाउनलोड करेंगे, इसकी पूरी PDF आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं साइट डालने को मैं भी PDF डाल सकता हूं, लेकिन इस साइट पर आपको जाना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी नोटिफिकेशन आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो RSMSSB की साइट पर जाकर के आप जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र की है, कितनी पोस्टें हैं, किस किस ट्रेड के अंदर है और कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। सॉरी, मैं सिर्फ वही बातें आपसे करूंगा जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी। इसके अलावा जो डिटेल है वो आप सारे के सारे देख सकते हैं। अब आपको WCS ड्राइंग या जैसे मान लो आपकी पर्टिकुलर ट्रेड थी, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर अगर ट्राई करते तो हो सकता है आप उतना 100% नहीं दे सके जितना आप अपनी ट्रेड के अंदर अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप जी जान से अभी प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जो ट्रेड वाइज कौन कौन सी ट्रेड और कितनी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक साथ, ये टोटल कुल 16 पदों पर दिखाई गई है ये पोस्टें। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसे अच्छे से, कौन कौन सी पोस्ट किस किस के लिए, कितनी कितनी जो है सीटें खाली हैं और कहाँ कहाँ, मतलब गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, TSP और नॉन TSP। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्राफ्टमैन सिविल की, DMC की, तो आपको दी गई है 34 पोस्टें, 34। आरक्षण जो है, रिजर्वेशन, हाँ सबसे बड़ी बात ये, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी। जनरल की जितनी भी सीटें हैं उन पर, या जो भी रूल जो है राजस्थान सरकार का, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल 34 पोस्टें दी गई है इसमें। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन की आप देखें तो 301 पोस्टें हैं साथियों। 301 पोस्ट, आप समझ रहे होंगे कि कम पोस्टें हैं, कम पोस्ट नहीं है, बहुत अच्छी पोस्टें हैं, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये। तो 301 पोस्ट है आपके पास कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की है 62 पोस्टें, 62, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। और उसके बाद बात करें कनिष्ठ अनुदेशक फीटर, तो फीटर की कितनी दे रखी है यहाँ पर, 204 पोस्टें यहाँ पर दी गई है फीटर। तो फीटर वाले बहुत ही लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे कि हमारी वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आ रही है, तो आप देख लीजिए 204 पोस्टें हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, BTech होना चाहिए, सारे ही बात करेंगे हम। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिक डीजल की 169 पोस्टें, 169। कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल MMV, यानी उनकी अलग से पोस्टें हैं। देखिए डीजल की और इसकी साथ में नहीं, उसको क्या है, अलग से पोस्टें हैं। कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर की है। अनुदेशक रेफ RAC वालों की है 126 पोस्टें, RAC वालों की कितनी है। और सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, ये देखिए 34 पोस्टें। मैं आपको बताता हूँ, सोलर टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिकल है, बहुत ही कम चांस है कि सोलर में किसी ने ITI कर रखी होगी। और उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद बात करें CITS, तो इसमें आगे देखेंगे कौन कौन किस में फॉर्म भर सकता है। उसके बाद वायरमैन की, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ था इलेक्ट्रीशियन 301, और अगर वायरमैन को साथ में जोड़ दिया जाए तो 301, 400, 414 पोस्टें। यानी कि मैं ये कहता हूं कि लगभग सारे लग जाओगे, कोई भी नहीं रहेगा, एक भी पीछे नहीं रहेगा, सारे के सारे क्या होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे। समझ आ रही है बात? चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा आगे और देखेंगे तो इसमें दिया गया है स्विंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर दिया गया है 28 पोस्टें। कॉस्मेटोलॉजी की 35। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ध्यान दीजिए, कोपा की जो है यहां पर फिर से 181 पोस्टें हैं। कंप्यूटर अनुदेशक, पिछला जो था, जो हम बात कर रहे थे उसमें, उसके अंदर क्या था, वो अलग पोस्टें हैं, ये पोस्टें अलग है। कंप्यूटर वालों के लिए तो और ज्यादा मतलब बेटर काम हो गया कि हर कोई भी अभी, अब देखना आप इसके अंदर क्या क्या चीजें मांगी हुई है, पिछली विज्ञप्ति को, इस विज्ञप्ति को, दोनों को कंबाइन करना, तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं कहां तक पहुंच जाएगी। तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर और मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इनकी तो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी पोस्टें हैं। ड्राफ्टमैन सिविल की भी कितनी है, 34 पोस्टें। बातें हुई कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन से में दी गई हैं।
कुल 16 पदों पर निकली हुई है और पहले हम 4 पदों पर अलग से बात कर चुके हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान और वो कंप्यूटर वाली जिसके अंदर जो सूचना प्रौद्योगिकी वो कुछ लिखा हुआ था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या चीजें, खास चीजें डाली हैं। बिल्कुल साथियों, एक लाइन ऐसी है जो आपके लिए क्या लिखा गया है इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक से तरीके से पढ़ना है। देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों पर अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे, यानी कि सेपरेट फॉर्म आप भर सकते हैं कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप भरना चाहें। आप चाहें कंप्यूटर के लिए, अगर आप जैसे मान लो कोई एमएमवी वाला है, सेम क्वालिफिकेशन है उसके पास और उसके अंदर भी अगर वो रखता है तो वो मैकेनिक डीजल और एमएमवी में, या डीजल वाला एमएमवी में, तो इस तरीके से वो कहता है फॉर्म दोनों के क्या लगेंगे, अलग अलग लगेंगे। कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए विभागीय नियमानुसार 50% पद एनटीसी एनएसी धारकों के लिए एवं 50% पद डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सबसे बढ़िया बात यह है, आईटीआई वाले अलग हो गए हैं, डिप्लोमा और डिग्री के जो कैंडिडेट हैं उनको अलग कर दिया गया है, यानी जितने भी पद हैं उनका 50% कौन लगेंगे, सिर्फ आईटीआई वाले। देखो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए विभागीय नियमानुसार 50% पद जो है वो एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनटीसी या एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों के लिए 50% एवं डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए 50% पद आरक्षित हैं। ये दोनों ही अलग अलग व्यवस्था कर दी गई है। तो सबसे बढ़िया बात है कि आईटीआई वाले के लिए और उसके लिए जो है अलग अलग व्यवस्था हो गई है। अतः अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा तथा एनटीसी एनएसी योग्यता अथवा दोनों होने पर उसका विकल्प भरा जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विकल्प अनुसार ऑनलाइन भरे, बाद में संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये डाउट हर बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर मेरे पास आईटीआई भी है, डिप्लोमा भी है, मेरे पास आईटीआई भी है और बीटेक भी है, तो वह विद्यार्थी उसके अंदर जब फॉर्म भरोगे तो वो कह रहा है कि एक उसमें पूछा जाएगा आपसे वो विकल्प भरवाया जाएगा कि आप केवल आईटीआई हैं या केवल डिप्लोमा है आपके पास, आईटीआई व डिप्लोमा या आईटीआई व बीटेक, इस तरीके का कोई उन्होंने ऑप्शन बनाया होगा तो वो आपसे भरवाया जाएगा। मेरिट कैसे डिसाइड होगी कि आप आईटीआई से हैं तो आपको आईटीआई में रखा जाएगा, या आप हायर डिग्री है तो आपको हायर डिग्री वाली मेरिट में काउंट किया जाएगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है साथियों। हालांकि मैं इसको और ज्यादा डिटेल से, इसकी और गहराई तक जाकर के बड़ा वीडियो जब हम बनाएंगे, क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे क्या कि जो मेरिट जो बनेगी क्या वो आईटीआई वाले की अलग और बीटेक वाले, मेरिट तो बिल्कुल अलग बनेगी, लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास आईटीआई और डिप्लोमा दोनों हैं वो कौन सी मेरिट में काउंट होंगे। तो संभवतः यही है कि वो डिप्लोमा अगर हायर डिग्री है तो वो उसी में ही काउंट होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें, ये सारी बातें आपको पता ही हैं, ठीक है। अर्थपूर्ण भरने पर आवेदक का पुत्र वो जो है इसका पत्र जो है वो रद्द कर दिया जाएगा अगर किसी ने क्या कर दिया, गलत भर दिया तो। क्लियर साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारी की सारी डिटेल सब वही है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है ना। तो किस ट्रेड के लिए कितना होगा उसको आप देख सकते हो। देखो ये यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला दिया हुआ है, अलग अलग ट्रेड वाइज जितनी भी जिसकी कैटेगरी की जो भी है उनको दिया गया है। एससी के कितने होंगे, एसटी के कितने होंगे, सभी के लिए अलग अलग। और अगर बात की जाए, हमें तो देखना ये है कि इसके अंदर कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल के लिए मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूं कि प्रत्येक ट्रेड के अंदर सीआईटीएस तो कंपलसरी होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए हम पहुंच गए हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, ये यहां दिया गया है। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ट्रेड और रख रखाव मैकेनिक, ठीक है। पात्रता एवं क्या क्या दिया गया है, पद कोड संख्या 1 से 13, 1 से लेकर के 13 तक के पद हेतु इन्होंने एक साथ ही डाल दिया। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ट्रेड और रख रखाव मैकेनिक, कोई भी जैसे मेंटेनेंस वगैरह का है उसके अंदर, तो इंजीनियरिंग की ट्रेड हो चाहे दूसरी, पद संख्या 1 से लेकर के 13 तक का इसने क्या कहा है। देखो शैक्षणिक योग्यता में मान्यता पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब आपके पास क्या किया होना चाहिए, 10th आपने कर रखी हो, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है, या फिर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से +2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी की गई हो, यानी जो 10वीं हम पास करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई से
वो ये यहाँ पर बताना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे या लगा है तो मतलब इसमें से या इसमें से, वो 10th वाली बात है सीधी सी। अब कहता है और आपके पास क्या होना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट, ख पॉइंट दिखाया गया है टेक्निकल, तकनीकी। भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी यानी AICTE से अप्रूव्ड जो कॉलेज हैं, जो चल रहे हैं, उनके अंदर आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में डिग्री या समतुल्य या DGT के तहत किसी भी प्रकार की सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, यानी कि सुसंगत का मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रीशियन वाला है तो इलेक्ट्रीशियन वाले के पास इलेक्ट्रीशियन का CITS कंपलसरी है। ठीक है, और AICTE से उसके पास क्या होना चाहिए, स्नातक यानी कि अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए। अब आगे नीचे एक ब्रैकेट में एक लाइन लिखता है, उन ट्रेड्स के लिए जहां CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, यानी कि केवल वही ट्रेड्स, जैसे मान लो कुछ ट्रेड ऐसी है जिसके अंदर CITS नहीं हो रहा है, उपलब्ध नहीं है, तो वो बेचारा CITS करने के लिए कहाँ जाए। ठीक है, कई बार ऐसे दिमाग में आते, जैसे मैं WCS से था तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि भाई इस ट्रेड में भी CITS होता है क्या, फिर पता चला धीरे धीरे कि भी CITS के लिए भी रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक केवल रोडा वाला ही एलिजिबल है, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए फॉर्म भर सकता है, तो हमने वहां से CITS किया। ठीक है, तो अब आप भी ध्यान रखिएगा ये बात है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो पोस्ट अब जो दी थी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सुसंगत ट्रेड। तो सुसंगत ट्रेड डिपार्टमेंट किसको मानता है, सुसंगत ट्रेड मानता है रोडा वालों को, DMC ये तो अपना ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल और सर्वेयर वालों को, तो ये 3 ट्रेडों को ही सुसंगत मानता है। दूसरे लोग अगर उसमें फॉर्म डालते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से झगड़े में पड़ने वाली बात है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो अदर ट्रेड, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रीशियन में CITS किया हुआ है तो WCS पढ़ा, आप WCS भर सकते हो, आपकी खुद की ट्रेड आ गई, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद शाखा से 3 वर्ष का डिप्लोमा, सीधी सी बात है, क्वालिफिकेशन वही रहनी है, BTech होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ITI होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ में क्या होना चाहिए, इसके अधीन CITS पाठ्यक्रम उपलब्ध है, उनके अंदर आपके पास NCIC मतलब नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्कीम के तहत जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। अब ITI वाले के लिए क्या बोला गया है, डिप्लोमा और BTech का आप बात दोनों समझ गए होंगे कि डिप्लोमा के लिए क्या बताया गया है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, वो सेम रिलेवेंट में मैकेनिकल वाला मिले। अब मैकेनिकल की भी कुछ एक जैसे हैं, जैसे मैकेनिकल के अंदर वो ये आ गया अपना कौन कौन सी ट्रेड है, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, किसी ने डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से कर रखा है तो आप मैकेनिक डीजल में भर दीजिए, फीटर में भी भर सकते हैं। ठीक है, वो सारी मैकेनिकल की रिलेवेंट ब्रांच ही होती है, तो थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझना है, उसके बाद में ही फॉर्म अप्लाई करना है। कोई भी दिक्कत आए मेरे को आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का लगातार जवाब देता हूं। फोन नंबर आप मांगते हैं तो फोन नंबर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि फोन नंबर देने के बहुत कोई रेयर केस हो जिसके कुछ बात नहीं समझ में आ रही है कमेंट में, तो ही मैं उसको फोन नंबर शेयर करता हूं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या अपने चल रहा था, तो 3 वर्ष वाले डिप्लोमा वाली ये जो हमारी बात जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आगे की, कहता है इसके बाद में भारत में विधि द्वारा स्थापित है, सारे विधि द्वारा स्थापित है, 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, वो तो ठीक है। DGT में सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यवसायिक DGT अधीन किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र इनसे उन ट्रेड में, अब सेम वही बातें हैं। ठीक, थोड़ा सा चलें आगे। सुसंगत ट्रेड यानी कि थोड़ा इसको मैं वो कर देता हूं, देखिए ये यहां पर जो लाइन लिखी हुई है ये लिखी हुई है हमारे लिए, या बीच में यहां लिखा हुआ ना, या लिखा हुआ है, या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र और DGT के अधीन किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए। ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, DGT के अधीन किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, मतलब DGT के अधीन सुसंगत का मतलब ये हो गया उसी रिलेवेंट ट्रेड के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, CITS या NCIC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, CITS होना चाहिए। अनुभव के लिए अगर बात की जाए तो वही सेम अनुभव है यहाँ पर, प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी यानी कि डिग्री वालों के लिए कितने साल का होना चाहिए, 1 वर्ष का, डिप्लोमा वालों के लिए कितना होना चाहिए, 2 वर्ष का, और राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ITI वालों के पास कितना होना चाहिए, 3 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, अगर हम देखना चाहें तो एक मोटा मोटी हमारे सामने निकल करके यही आ रहा है कि आपके पास डिप्लोमा, BTech, ITI
होने के साथ साथ उसी ट्रेड के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, CITS होना चाहिए। क्लियर है? अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। और दूसरा मैंने आपको बताया था, एक कमेंट भी बार बार निकल के आ रहा था, थोड़ा सा मेरा भी उसमें नहीं है, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो साथियों आप मुझे पूछ सकते हैं। टेक्निकल और ये सारा सब इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया गया है। आवश्यक नोट, ये आवश्यक नोट भी थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। अगर किसी को कोई कनिष्ठ अनुदेशक गैर अभियांत्रिकी पद कोड संख्या 14 से, अच्छा हाँ ये हमारा भी पेंडिंग है। गैर अभियांत्रिकी मतलब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, जो ट्रेड इंजीनियरिंग नहीं है, जैसे मान लो कॉस्मेटोलॉजी होगी, जैसे स्विंग टेक्नोलॉजी होगी, इन सभी के लिए भी बताया गया है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आवश्यक नोट कहता है कि मैकेनिक मोटरयान, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक कृषि मशीनरी, मैकेनिक ड्राइवर, सह मैकेनिक ट्रेड के लिए उनके पास यातायात विभाग से भारी यान की अनुज्ञित होनी चाहिए। उक्त भारी वाहन चालन स्थायी अनुज्ञा प्रमाण पत्र हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। भाई गाड़ी चलवानी है तो हैवी ड्राइव, और जो लोग ITI में या पिछली बार जिन्होंने एग्जाम दिया था वो उनको पता है कि हैवी लाइसेंस तो चाहिएगा ही चाहिएगा। तो अगर आप इन ट्रेडों को भरते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक है, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक कृषि मशीनरी, मैकेनिक ड्राइवर, सह मैकेनिक ट्रेड, इनसे रिलेवेंट कोई भी ट्रेड में अगर आप भरते हैं फॉर्म, तो आपके पास हैवी ड्राइविंग का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी हो वही मान्य होगा। आवेदन, क्योंकि आवेदन कर रहे हैं उस टाइम में आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। कुछ योग्यता ऐसी होती है कि जब आप एग्जाम देते हो उस टाइम तक भी अगर आपके पास कंप्लीट है, एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे कोई CITS करने गया हुआ है, अभी अपीयरिंग वाला चल रहा है, तो आप भर दीजिए, उसके अंदर अगर चलेगा तो बिल्कुल चलेगा ही, अपीयरिंग तक। आगे देखते, कनिष्ठ अनुदेशक गैर अभियांत्रिकी, ठीक है, तो किसी मान्यता प्राप्त से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी होनी चाहिए। टेक्निकल के अंदर क्या होना चाहिए, वही सेम स्नातक, सुसंगत क्षेत्र के अंदर डिग्री होनी चाहिए, या तो या उस डिग्री के समतुल्य कोई भी डिग्री अगर कर रखी है। कई कई लोगों के पास ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट है, बहुत से मैसेज आते हैं, बोले सर मैंने तो BA कर रखी है, उसके बाद में फिर ITI कर ली इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रीशियन से ITI करके फिर मैंने ट्रैक्टर मैकेनिक में CTI कर ली। तो बताओ कहीं कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा, और फिर पूछ रहे हैं कि सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो ऐसे ऐसे भी मेरे को, मतलब मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है कि यार ये मतलब क्या सोच करके यार कहाँ कहाँ कदम रख रहे हैं। अब आपकी ट्रेड है, आप उसी में ट्राई करते रहिए ना, आज नहीं कल वैकेंसी तो आएगी आएगी, बस आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। सेम वही बातें हैं, लिखा हुआ है कि सुसंगत क्षेत्र में 3 या 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो यहाँ कोई ऐसे होंगे जैसे मान लो स्विम टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, इनमें क्या होंगे 3 वर्षीय डिप्लोमा भी होते होंगे, 2 भी होते होंगे, तो ये 2 वर्ष वाला भी उसके अंदर कहते भी वो भी चलेगा, डिप्लोमा DGT के अधीन होना चाहिए वो। और उसके बाद में कहता है सुसंगत क्षेत्र में 3 या 2 वर्ष का डिप्लोमा DGT के अधीन किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। तो CITS तो कंपलसरी डाल ही दिया, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है वो तो बाद में देखी जाएगी। क्या पहले आपके पास CITS है, नहीं है तो आप एडमिशन ले लीजिए, हो सकता है प्रोसेस में कोई पता नहीं चलता कब तक का कितना टाइम लग सकता है। वैकेंसी होने को 6 महीने में कंप्लीट हो जाए और होने को 6 साल में भी नहीं होती है, हकीकत बात तो यही है। जो बच्चे अपीयरिंग कर रहे हैं उनको भी कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो चाहे कि मैं फॉर्म भर के फिर एडमिशन लेने जाऊं तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो पूरा आप अपना मन बना करके रखिए कि मेरे को करना यही है, मेरी ट्रेड यही है। ईश्वर ने अगर चाहा तो आपका सिलेक्शन जिस डेट को लिखा हुआ है, जितना आपने उसके लिए मेहनत की है, उसका फल आपको कब देना है वो उस समय पर ही मिलेगा। ये नहीं है कि ईश्वर ने अगर सिलेक्शन देना है तो मैं बैठा रहता हूँ जी, चिमटा बजाते रहता हूँ, उससे कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उन कर्मों के अनुसार आपका लेखा जोखा तैयार होगा और उसके बाद में आपको वहां ज्वाइनिंग मिलेगी। तो प्रयास करते रहिए। CITS नहीं है CITS कर लीजिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स नहीं है वो भी कर लीजिए, कौन सी ट्रेड में आप घुसना चाहते हैं उसी ट्रेड में एक बार एडमिशन ले लीजिए। अभी निम्मी ऑनलाइन एडमिशन 2024 जैसे ही ओपन होगी तो आप उस पर CITS के लिए अप्लाई कर दीजिए, और CITS के अंदर फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर आपको कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल जाते हैं, कर लीजिए CITS, हो सकता है आप इसी में ही हो जाओ एलिजिबल। क्लियर? हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। जल्दी मिलेंगे पूरी डिटेल जानकारी के साथ।